प्रिय साथियों, आज मैं आप लोग के साथ कोल माइंस रेगुलेशन 139 इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग का चर्चा करूंगा। इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, कोल माइंस रेगुलेशन 139। साथियों, माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री खास करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्यूशन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। वो है फायर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, स्ट्राटा प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फायर प्रॉब्लम जो है सो बड़ा वर्सटाइल है, क्योंकि कोयला ऑक्सीडेशन करता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, उसमें और भी फायर होते हैं। कोयला से रिलेटेड, कोयला खुद अपने आप कहीं हीप करिए वहाँ पर फायर लग सकता है। तो इस स्थिति में फायर संबंधी जो प्रिकॉशन है और फायर संबंधी घटनाएं हैं, बहुत सारे रेगुलेशन इसमें आए और ये उसका इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है जो विभिन्न आयाम को छुआ है। कोल माइंस रेगुलेशन 139 इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। देखिए, फर्स्ट रेगुलेशन जो है, कोल माइनिंग के संदर्भ में जो कोयला स्टॉक करते हैं, स्पॉइल हीप है, रिजेक्ट्स और ये सब चीज़ किया हुआ कोयला है, या एक्सपोज्ड कोल है जहां पर कोयला निकाल करके छोड़ देते हैं। ये तीनों जगह जो प्रोनेस है फायर का है। कोल स्टॉक, अक्सर हाँ हम कोयला उत्पादन करके माइन के करीब जो कोल डिपो है उस कोल डिपो में रखते हैं। वहाँ से उसका डिस्पैच होता है, आइदर कंज्यूमर ले जाए, आइदर रेलवे डिस्पैच हो, रोड सेल डिस्पैच हो, रेगुलर वहाँ से डिस्पैच होता है दूसरी जगह, तो ठीक है। अदरवाइज डिस्पैच यदि बंद हो गया और कोयला का हीप पूरा हो गया तो उस स्थिति में आपको कोल स्टॉक में यदि प्रोनेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग है तो कोयला स्टॉक में ही आग लग जाएगा, सुलगने लगेगा। अब सोचिए, इतना मेहनत से प्रोडक्शन किया हुआ कोयला और स्टॉक में आग लग जाए, अब फर्दर जो प्रोडक्शन करिए वो उसी डिपो में रहेगा, तो क्या स्थिति है। तो ये एक जगह है। दूसरा स्पॉइल हीप, जो रिजेक्ट्स है, जहाँ CHP है, स्पॉइल हीप है, कार्बोनेशियस मटेरियल, सेल, जो कोयला का रिजेक्ट्स है वो रखे स्पॉइल हीप। बेकार का चीज़ें जो कोयला से रिजेक्ट है उसको डंप जहाँ किए हैं, तो उस हीप में, स्पॉइल हीप में आग लगे। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल में ऐसे भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रोनेस होता है। तीसरा, कोई माइंस OCP यदि है और वो भी हटा करके उसका कोयला एक्सपोज किए, तो कोयला एक्सपोज करने के बाद तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो उस कोयला का जो बेंच है, बेंच में फायर हो जाएगा। एक्सपोज जो कोयला का बेंच है उसमें फायर हो जाएगा। जैसे झिंगुर्दा प्रोजेक्ट का एक्सपोज जहाँ किए, ECL में जामबाद कोलियरी का कोल बेंच में फायर हो जाता था। तो इसीलिए कोयला एक्सपोज नहीं हम करते। तो ये पहला जो सब रेगुलेशन है बताता है क्वांटिटी एंड प्रेशर ऑफ वाटर। FFT का मतलब हुआ फायर फाइटिंग फॉर कोल स्टॉक, स्पॉइल हीप और एक्सपोज्ड कोल। ये टर्मिनोलॉजी के थ्रू हम आपको मेन एक्टिविटीज जो है उसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट
एक पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त प्रेशर पर वाटर का व्यवस्था रखेगा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट के लिए, पाइपलाइन करके वाटर का व्यवस्था रखेगा। किस किस चीज़ में? कोल स्टॉक, कोल डिपो, स्पॉइल हीप और एक्सपोज्ड कोल। कोल स्टॉक यूनिट का भी हो सकता है, सेंट्रल भी कोल स्टॉक हो सकता है जैसे रेलवे स्टॉक, स्पॉइल हीप और एक्सपोज्ड रूप। फर्स्ट सब रेगुलेशन क्लियर हो गया। एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं। पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त प्रेशर का वाटर अरेंजमेंट रहेगा फायर फाइटिंग के लिए, कोल स्टॉक के लिए, स्पॉइल हीप के लिए और एक्सपोज्ड कोल के लिए। अभी ये चीज़ें हम बताते हैं क्या। जब कोयला स्टॉक होता है तो ऊपर का जो हवा आ रहा है वो तो उसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे जो हीट हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोयला ऑक्सीजन या हवा से ऑक्सीडाइज होगा और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, वो तो हवा के असर से डिसिपिटेट हो जाएगा हीट। लेकिन नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर स्लगिश हवा जा रहा है, हिप रखे हुए स्लगिश कुछ न कुछ हवा टान रहा है और उसके जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद फिर और ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज हुआ तो फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा और भीतर ही भीतर सुलग गया, भीतर ही भीतर धुआं निकलने लगा और भीतर भीतर ही ब्लेजिंग फायर हो गया। ऐसी स्थिति में कोल स्टॉक धकने लगता है। तो कोल स्टॉक के चारों साइड में पाइपलाइन का अरेंजमेंट करेंगे, जो प्रेशर से पानी और पाइपलाइन का अरेंजमेंट रहेगा और जहाँ तहाँ पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उस पॉइंट से हॉस के द्वारा उसको पानी से हम बुझाने का प्रयास करेंगे या जब तक उसको ठंडा टेम्परेचर को ठंडा करते हैं। तो ये चीज़ें व्यवस्थाएं एक्सपोज कोल, स्पॉइल हीप और ये सब चीज़ की रहती है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे कोयला डिप में पाइप डाल करके रखते हैं, लंबा पाइप डाल देते हैं, उसमें प्लग करते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं कि अंदर का कितना टेम्परेचर है। क्रॉसिंग टेम्परेचर से बढ़ता है तो हम उसका पहले जान जाते हैं कि अभी फायर पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वेंचिंग करके रखते हैं स्टॉक को। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन। दूसरा सब रेगुलेशन है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन कहाँ होगा? फायर स्टेशन में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होगा, FFT EQT इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। एब्रिविएशन क्या हुआ है? शॉर्ट फॉर्म में है। तो फायर स्टेशन में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होगा। ये फायर स्टेशन अंडरग्राउंड भी हो सकता है, UG एंड SUR सरफेस भी हो सकता है। हमेशा अवेलेबल रहेगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर स्टेशन बनाएंगे और हमेशा वहाँ पर अवेलेबल रहेगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ये दूसरा सब रेगुलेशन में फायर स्टेशन का चर्चा हुआ और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अंडरग्राउंड भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है और ये इक्विपमेंट को बराबर अवेलेबल वहाँ पर रखना पड़ेगा। तीसरा सब रेगुलेशन है सैंड इनकम्बस्टेबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। ये 4 आइटम हैं। सैंड भी है, इनकम्बस्टेबल मटेरियल में मतलब स्टोन डस्ट आया या और वो बुझने वाले जो मटेरियल हो। सैंड, इनकम्बस्टेबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर फाइटिंग फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने वाला, और ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक भी है। शैल बी प्रोवाइडेड एट, ये 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ों को शैल बी प्रोवाइडेड एट रखना होगा। कहाँ पर? नीचे चर्चा दिया हुआ है। ये एवरी एंट्री ऑफ माइंस, स्टोर, मशीन रूम, लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, लोकेशन जो नीचे बताया हुआ है, मशीन्स, प्लांट्स, सब,
और ओसीपी। तो अब मैं डिटेल से बता रहा हूं। एवरी एंट्री ऑफ माइंस में आपको एक फायर फाइटिंग स्टेशन होगा। एवरी एंट्री ऑफ माइंस में डिस्ट्रिक्ट में रखना पड़ेगा फायर फाइटिंग स्टेशन। लैंडिंग जहां पर केज रुकता है नीचे, लैंडिंग बीच वाला, और शाफ्ट बॉटम, शाफ्ट वाला। लैंडिंग और शाफ्ट का चर्चा मैं पिछले किया हूं कि किसी को शाफ्ट बॉटम कहेंगे, किसको लैंडिंग कहेंगे। तो ये लैंडिंग और शाफ्ट बॉटम, इन प्लेस पर हमारा ये सारा चीज व्यवस्था रहेगा। स्टोर हम जानते हैं कि स्टोर में टिम्बर यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, और भी इनफ्लेमेबल मटेरियल हम लाते हैं। तो जहाँ स्टोर हम इसको कर रहे हैं, कोलियरी स्टोर हो चाहे एरिया स्टोर हो, जहाँ ये सब मटेरियल हम स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर हमको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट के लिए सैंड, इनकम्बस्टेबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर, ये रखना पड़ेगा। ये स्टोर के बारे में है। अब नेक्स्ट, मशीन रूम। मशीन रूम क्या है? डीजल इंजन। मशीन रूम में डीजल इंजन जहां है वहां फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। सैंड, इनकम्बस्टेबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर फाइटिंग, और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। मेंटेनेंस वर्कशॉप, जहां वर्कशॉप है मेंटेनेंस कर रहे हैं, वहां मेंटेनेंस वर्कशॉप में भी उसका वायल निकाला जाता है, गियर वायल निकाला जाता है, वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तो वो सबको कैसे हम डिस्पोजल करेंगे और फायर नहीं लगे इसका ध्यान रखेंगे। फिलिंग स्टेशन, अब जो मशीन जैसे डीजल इंजन चल रहा है, जहाँ पर फिलिंग हो रहा है, पेट्रोल पंप है, उसमें हम मशीन रूम जो है वहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए ये इनकम्बस्टेबल मटेरियल, ये सारी व्यवस्थाएं, सैंड और ये सारी व्यवस्थाएं, फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर जो है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम रखेंगे। स्टोरेज बैटरी का जहाँ स्टोरेज है सो, और चार्जिंग स्टेशन जहाँ इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रहा है। अब देखिए कहीं बैटरी है और इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रहा है, तो उसके नोड में चार्जिंग है, चार्जिंग होते होते वो स्पार्क होकर के वहाँ जल जाते हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स भी जल सकते हैं। तो जहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड लोको चल रहा है अंडरग्राउंड में, तो वहाँ पर बैटरी चार्ज करके हमेशा चार्ज रहते हैं, लोको आता है और उसमें बैटरी उसके ऊपर दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए मुनिडी प्रोजेक्ट, मुनिडी अंडरग्राउंड में लोकोमोटिव है, बैटरी ऑपरेटेड लोकोमोटिव, तो उसका चार्जिंग स्टेशन एक अलग है अंडरग्राउंड में, और उस स्टेशन में डिफरेंट बैटरी चार्ज किए लगा दिया गया और बैटरी चार्ज हो रहा है। अब चार्ज होने के बाद सर्टेन कुछ दूर तक दूसरा लोकोमोटिव घूम के आया, जब उसका डिस्चार्ज बैटरी उतार देते हैं और चार्जेज बैटरी उस पर फिर फिट करते हैं। तो चार्जिंग के दरमियान में वहाँ पर फायर हो सकता है, तो चार्जिंग स्टेशन पर भी हमको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, इनकम्बस्टेबल डस्ट, सैंड या ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर का व्यवस्था करना होगा। जैसे यहाँ दिखा हुआ है लोकोमोटिव, जहाँ लोकोमोटिव चल रहा है उसमें भी होगा। ये तो चार्जिंग स्टेशन आधा रखना हो, लोकोमोटिव जब चल रहा है तो चलते चलते बैटरी से वो चल रहा है, तो लोकोमोटिव बैटरी से चल रहा है चाहे वायर से चल रहा है, फिर भी उसमें फायर का चांसेज है, तो वहाँ पर हमारा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होगा चाहे स्टैंड होगा। और मैन राइडिंग, जहाँ मैन राइडिंग करने का व्यवस्था हो रहा है लोकोमोटिव में, तो उस स्थिति में भी हमारा ये व्यवस्थाएं वहाँ होगा। अब इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन या टेम्पोररी करिए या परमानेंट करिए। जहाँ भी टेम्पोररी इंस्टॉलेशन भी है, टेम्पोररी और परमानेंट और टेम्पोररी, जहाँ भी है टेम्पोररी है या परमानेंट है,
तो उस इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के पास सैंड रखेंगे, इनकम्बस्टेबल बस्ट रखेंगे, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं। क्लियर? लोकेशन में क्या क्या है? वेल्डिंग जहां हो रहा है वहां, कटिंग जहां हो रहा है वहां, सोल्डरिंग जहां हो रहा है वहां, आर्किंग जहां आर्क का व्यवस्था है वहां, फ्लेम का जहां व्यवस्था है, गैस कटिंग हो रहा है, फ्लेम जहां जल रहा है। तो ये 4 जगह जो हैं, इस जगह में हमको सैंड, इनकम्बस्टेबल मटेरियल, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशिंग व्यवस्था, ये सब रख सकते हैं, ये चारों जगह। अब आप जरा सोचिए, हम आपको पिछले रेगुलेशन में बताए हैं कि अंडरग्राउंड में गैस कटिंग, वेल्डिंग, ओपन फ्लेम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो फर्स्ट में किसका चाहिए, सेकंड और थर्ड में डीजीएमएस का परमिशन चाहिए, फर्स्ट में मैनेजर का परमिशन चाहिए, और एक कंडीशन होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि जहां हम वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डरिंग, आर्क और फ्लेम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए मेथेनोमीटर बार बार चेंज करते हैं कि गैस नहीं बढ़े। प्लस वहाँ पर हम सैंड रखते हैं, सैंड से बिछा देते हैं नीचे कोयला में कि कोई फ्लेम गिरे, या वेल्डिंग का जो ये है क्या बोलते हैं वो फुलझड़ी जैसा जो गिरता है, तो वो नीचे ज़मीन में गिरे तो वो बालू पर गिरेगा, कोयला से डायरेक्ट टच में नहीं रहेगा, डस्ट से टच में नहीं रहेगा। तो हमको ये इनकम्बस्टेबल डस्ट या सैंड या वहाँ पर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। ये जो पोर्शन हो रहा है सो वाटर भी रखना है कि क्वेंचिंग करना है। तो ये देखिए, ये रेगुलेशन में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में भी दिए हुए हैं कि आपको ऐसे लोकेशन पर रखना पड़ेगा। सरफेस में भी आपको ऑटोमेटिक वैसा हो सकता है फायर, जहाँ वैसा काम है वो आपको रखना पड़ेगा। मशीन में जैसे प्लांट, इंस्टॉलेशन, ये जो मशीन है मशीन में रखना पड़ेगा। साथियों, अंडरग्राउंड में हमारा इंडियन माइनिंग में बोर्ड एंड पिलर मेथड से वर्किंग ज़्यादा होता है, और वो भी SDL और LHD के द्वारा ज़्यादा। तो आप जानते हैं SDL में हाइड्रोलिक वायल यूज करते हैं, तो वहाँ फायर लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि SDL में फायर लगा और रनिंग SDL से ऑपरेटर हड़बड़ा करके कूद गया और SDL रोल डाउन हुआ, उसमें एक्सीडेंट हुआ, फैटल हुआ। तो फायर बुझाने के लिए पेसफुल का प्लांट जो है या मशीन है या कोई इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। अब आइए रिस्क फायर बाय मैनेजर। कहीं ऐसा रिस्क हो कोई ऑपरेशन में, कोई माइनिंग ऑपरेशन में जहाँ फायर हो सकता है, इसको कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर। तो उस स्थिति में भी ये सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या? सैंड, इनकम्बस्टेबल मटेरियल, इनकम्बस्टेबल डस्ट, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर या ऑटोमेटिक फायर व्यवस्था भी रख सकते हैं। देखिए, बार बार ये ऑटोमेटिक आ रहा है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्नेबल पॉइंट है, वर्नेबल पॉइंट में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर या ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग का जो अरेंजमेंट है, वो वर्नेबल पॉइंट में सेंसर लगा होता है। एक टेम्परेचर आया जलने का या फ्लेम को ट्रेस किया सेंसर, तो वहाँ पर बिना आदमी से ऑपरेट किए हुए एक्चुएट हो जाएगा और वहाँ पर फायर बुझाने वाले मटेरियल अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिससे मान लीजिए शावर लगा हुआ है और जैसे ही आदमी जाता है तो शावर से पानी गिरने लगा। उसी तरह से जैसे ही हाथ धोने के लिए हम लोग बेसिन में लगाता है, पानी हाथ जैसे बढ़ाते हैं गिरने लगा, तो वैसे ही टेम्परेचर को सेंस करके वो अप्लाई होता है। तो इसको ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और भी तरह तरह का सिस्टम है जो ऑटोमेटिक सेंस करता है, सेंसर होता है। क्लियर? तो ये हुआ मशीन में प्लांट इंस्टॉलेशन और रिस्क फायर बाय द मैनेजर। ये अंडरग्राउंड से रिलेटेड या कॉमन रिलेटेड हुआ। अब स्पेशली आप जानते हैं कि 98% जो माइनिंग हो
मतलब 90% माइनिंग जो है अंडरग्राउंड से ट्रेंड हो गया। पहले अंडरग्राउंड ज़्यादा था, अभी OCP में चला गया 90% 80%। तो OCP रिलेटेड भी बहुत सारे फायर का संभावना बढ़ गया। OCP में HEM, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं कि डंपर में आग लग गया, शॉवेल में आग लग गया, डंपर चल रहा है, ऑपरेटर जब आग लगता है कॉमन सेंस है कि आदमी बचने के लिए खुद को छोड़ देता है। उतना बड़ा मशीन छोड़ करके जब कूदता है उसी पर मशीन चढ़ जाता है, चाहे मशीन उसी पर पलटी हो जाता है। डंपर पलटी हो गया, उसको दबा दिया, या कूदा तो हाथ पैर टूट गया, मशीन HEM को छोड़ दिया चलते, तो HEM जा करके और दूसरे को एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन में ये जो अनएक्सपेक्टेड कभी फायर हो जाए HEM में, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आदमी का सेंस नहीं काम करे तो पर भी ऑटोमेटिक उसको फायर बुझाने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस सेंस से लेकर के हमारा HEM में व्यवस्था हुआ। OCP के HEM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इसमें ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस क्या है? ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस, साथियों, लेजिस्लेशन में भी OCP आने के बाद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेजिस्लेशन या माइन मशीनरी, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट इस पर नोट लिखने के लिए आया, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस। नोट लिखिए, ओरल में पूछा गया क्या है। तो देखिए, एक डंपर, एक हॉलपेक, इसमें फायर लगने का क्या, कहाँ कहाँ फायर लगने का चांसेज है? तो फायर लगने का चांसेज है उनके सारे वायरिंग, उनके बैटरी जहाँ चार्जिंग हो रहा है, बैटरी से जो चल रहे हैं वो, और भी इंजन के पास जहाँ हीट का सेंस हो वहाँ। तो वो सारी जगह पॉइंट पर सेंसर लगे हुए हैं जहाँ आग लगने की संभावना है। वो वायरिंग में भी यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग लग जाता है। लाइटिंग के लिए हो, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, फ्लड लाइट जो है हॉलपेक में, तो उसके वायरिंग साइड से किए हुए नीचे ऊपर, या केबिन में भी फायर लग सकता है जिसमें ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो वो केबिन में छोटे छोटे सेंसर लगे रहते हैं जो टेम्परेचर को, फ्लेम को, हीट को सेंस करता है। और सेंस करने के बाद उसी एक छोटा सर्किट बनाया हुआ है, और वो सेंस करके उस सर्किट से वहाँ पर जो वल्नरेबल पॉइंट है वहाँ पर ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं कि उस डिवाइस में फायर फाइटिंग के लिए मटेरियल है, जैसे ड्राई पाउडर है, इनकम्बस्टेबल पाउडर ड्राई कंप्रेस्ड एयर के साथ किया हुआ है, उसके भाल को एक्चुएट कर देता है, और वो बिना आदमी के ऑपरेटेड अपने आप, वैसी परिस्थितियां हैं तो भाल खुल जाएगा और सू कर करके आपको स्टोन डस्ट या CO2 जो आग को बुझा सके उस वल्नरेबल पॉइंट पर जहाँ पर हीट टेम्परेचर आ रहा है वो देने लगेगा और आग बुझ जाएगा। आदमी यदि फेल कर गया तब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी है, यदि वैसा हुआ तो आदमी उसको दबा सकता है, अल्टरनेटिव बटन भी है, लेकिन ऑटोमेटिक एक्चुएट करने का जो डिवाइस है तो उसी का चर्चा कर रहा है। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस जो डिटेक्ट करे और एक्चुएट करे और फायर को बुझाए। ये बड़े बड़े जो HEM आ रहे हैं उसमें इनबिल्ड रहता है ये सेफ्टी डिवाइसेज। अब इसी पर नोट के लिए, इसी पर चर्चा के लिए आता है, ये क्या है? तो आप इस फैक्ट को समझिए। एक डंपर के बनावट दिख लीजिए, उसका वायरिंग कैसे है, उसके इंजन कहाँ है, उसका कैबिनेट कहाँ है, उसका केबिन कहाँ है, केबिन में हॉट सर्किट कहाँ हो सकता है, कैसे लगे होंगे, और उस पोजीशन पर आप दिखाइए कि ये डिवाइस है जो फायर को बुझाने का अरेंजमेंट उसमें है, और ये डिवाइस है सेंसर
जो उसको एक्चुएट करता है, उसके वाल्व को खोलेगा राइट टाइम पर। हर समय थोड़ी स्प्रे होगा, जब हीट लगेगा, फ्लेम आएगा तब तो होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन डिवाइस जो डंपर में लगेंगे, कोई डायग्राम से भी उसको बना करके अपना नोट लिख सकता है, या कोई वर्बली भी बोल करके इसको लिख सकता है राइटिंग में। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए ट्रक जो यूज हो रहे हैं, डंपर जो यूज हो रहे हैं, ये यदि लेस देन 35 टन 35 टन से लेस है तो सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है। फायर स्प्रेइंग डिवाइस सेमी ऑटोमेटिक, एक तो फुली ऑटोमेटिक हो गया अपने आप, एक वो सेमी ऑटोमेटिक मतलब उसको एक्चुएट करना पड़ रहा है हाथ से मैनुअली, तो सेमी ऑटोमेटिक हो या कुछ अपने से हो रहा है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होगा। तो ये चीज़ें इसमें व्यवस्था किया जाएगा। अब आ जाइए कुछ फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट जो है उसका चर्चा किया गया है। जैसे देखिए वाटर, फोम स्प्रे और ड्राई केमिकल, ये फायर बुझाने का वाटर फोम स्प्रे हुआ या ड्राई केमिकल। ये ड्राइव हेड, बेल्ट के ड्राइव हेड में है तो वाटर और फोम को हम दे सकते हैं। बेल्ट ड्राइव जो कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेल्ट लगता है उसका हेड, बेल्ट लूप, बेल्ट टेकअप, लूप टेकअप भी होता है, जो लूप को टेंशनिंग अरेंजमेंट जो होता है वो ढेर सारे लूप होते हैं। तो ये बेल्ट टेकअप अरेंजमेंट जो है उसको भी हम वाटर फोम स्प्रे से बुझा सकते हैं, चाहे ड्राई केमिकल टाइप का बुझाते हैं। सूखा केमिकल रहता है और कंप्रेस्ड एयर का एक ये रहता है और वो डाला हुआ रहता है, और जब हम उसको एक्चुएट करते हैं प्लंजर को तो वो कंप्रेस्ड एयर फूट जाता है। कंप्रेस्ड एयर फ्रजाइल पॉट में रहता है, जब एक्चुएट करते हैं प्लंजर को फूट जाता है और उसमें जो पाउडर रहता है वो पाउडर के साथ कंप्रेस्ड एयर बड़ी प्रेशर के साथ स्प्रे हो जाता है नोजल से, और जब स्प्रे होता है तो ये जो सारी ये दोनों टाइप का जो व्यवस्थाएं हैं ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ड्राइव हेड, बेल्ट के ड्राइव हेड और बेल्ट टेकअप, इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर और कन्वेयर बेल्ट में फायर लग गया तब, इसको हम दो चीज को यूज कर सकते हैं। बंधु, कन्वेयर बेल्ट में फायर कब लगेगा? बेल्ट कन्वेयर का जो लेयर है बेल्ट, वो तो फ्लेक्सिबल होता है, ड्रम से जाता है और उसका लूप टेकअप अरेंजमेंट रहता है जिससे हम टेंशनिंग करते हैं। एक सर्टेन टेंशनिंग होता है तभी तो बेल्ट चलता है। टॉप बेल्ट पर जाता है, बॉटम बेल्ट पीछे से आता है। इसमें फायर लगने का अरेंजमेंट की, फायर कैसे लगता है? फर्स्ट तो फायर उसका मान लीजिए ड्राइव हेड में चल रहा है, बियरिंग है, डस्ट है, ग्रीजिंग है, सही टाइम पर नहीं किए हैं तो उसके गियर बॉक्स से भी आग लग सकता है। वो चलते 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 वहाँ पर आग लग सकता है। लेकिन कॉमन चीज़ आपको हम बता रहे हैं प्रैक्टिकली कि जब बेल्ट छिड़ गया तो उसको लूप टेकअप लोल करते हैं, लोल करके उस बेल्ट को जोड़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम उसको जोड़ने के क्रम में हम ड्राइव को चालू करके और उसको टॉप बेल्ट को खींच करके और उसमें हम टॉप बेल्ट या बॉटम बेल्ट को क्लैंपिंग करके खींच करके उसको हम लगाते हैं। तो उसके सपोर्ट के लिए जब हम चालू करते हैं तो बेल्ट स्लिप करता है, और स्लिप करने में बेल्ट के ऊपर का लेयर जो है उसमें आग लग जाता है, धुआं ला जाता है, कभी कभी फायर भी लग जाता है। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था है बेल्ट टेकअप में। इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर में यदि उसका टर्मिनल बॉक्स है, उसका इलेक्ट्रोड है या उसका जो क्या बोलते हैं पिन है, ये सब में लूज कांटेक्ट जहाँ होगा तो इसमें भी फायर लगेगा। इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर में, इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर में ट्रांसफार्मर में वायल वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी फायर लगेगा, कन्वेयर बेल्ट में भी फायर लगेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मैकेनाइज्ड माइंस में बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फायर व्यवस्था करने के लिए ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँ, वाटर फोम स्प्रे
आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड में गैलरी में यदि फायर लग गया, तो अंडरग्राउंड गैलरी में जब फायर लग गया तो उस स्थिति में हम वाटर फोम स्प्रे ऊपर से होल करके 2 इंची पाइप दे करके उसको डालते हैं और जहाँ तहाँ हम आइसोलेट करते हैं, स्टॉपिंग बनाते हैं, एक लेयर डालते हैं, धीरे धीरे फैल जाता है, फुल गैलरी पैक हो जाता है। तो ये वाटर फोम व्यवस्था भी हम अंडरग्राउंड फायर को भी ऊपर से सरफेस से डील करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में डील करना बहुत दिक्कत है। तो ये एक टेक्नोलॉजी आया है और ये विदेशी टेक्नोलॉजी था। ये जहाँ तहाँ माइंस में जहाँ पर अंडरग्राउंड में फायर लग गया है वैसी व्यवस्था करके इसको इस्तेमाल किया गया है और सक्सेस भी है। कहीं नहीं भी सक्सेस हुआ है, क्योंकि ये पार्चर रह गया तो फायर तो बुझेगा नहीं, आप तो जा तो नहीं रहे हैं, वो तो ऊपर से टैकल कर रहे हैं। तो इसको टेक्निकली फिजिबिलिटी है बुझने का भी, यदि उसको बढ़िया से किया जाए। तो ये 2 चीज़ें हुए। अब आया एडुकेट नंबर्स फायर एक्सटिंग्विशर। एडुकेट नंबर फायर एक्सटिंग्विशर ऑटो फायर सप्रेशन डिवाइस इन। पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, ऑटोमेटिक फायर सप्रेसिंग डिवाइस भी होगा। इन किस चीज में होगा? कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन। कंटिन्यूअस माइनर मशीन, कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन, कंटिन्यूअस जो कोल का अलग कट करता है। ये विभिन्न माइंस में बल्क प्रोडक्शन के लिए अंडरग्राउंड में यूज है, चाहे ओसीपी में भी कंटिन्यूअस माइनर्स यूज है, उसका अपना सर्टेन ड्रम है, जैसे झांझरा में लागू है। रूफ बोल्टिंग मशीन, फेस कटिंग मशीन, फेस काटने वाला मशीन जैसे वो सीरर वगैरह हुआ। हॉलेज मशीन, हॉलेज मशीन है, लोडिंग मशीन, लोड करने वाला। इस सब चीज में आपको ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस भी लगा हो सकता है या पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर भी रहेगा। ये व्यवस्थाएं इस सब में होगा। ये सब मशीनें बल्क प्रोडक्शन के लिए, बल्क लोडिंग के लिए या माइनिंग ऑपरेशन में, मैकेनाइज्ड ऑपरेशन में काम करने के लिए यूज हो रहा है। कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन, रूफ बोल्टिंग मशीन, फेस कटिंग मशीन, हॉलेज मशीन, लोडिंग मशीन। क्लियर? अभी देखिए अंडरग्राउंड माइनिंग बड़ा डिफिकल्ट है। काफ़ी मैन पावर लगाने के बाद, काफ़ी परिश्रम, काफ़ी उसकी रख रखाव और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पालन करते हुए ज़्यादा मैन पावर में कम प्रोडक्शन हम करते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि बल्क प्रोडक्शन करने के लिए कंटिन्यूअस माइनर आ गया, फेस कटिंग मशीन में आ गया, फेस कटिंग मशीन में आ गया आपको शीरर, नोज माइनर्स था, रोड हेडर, लोडिंग मशीन, लोड करने के लिए मशीन आ गया SDL, LHD, रूफ बोल्टिंग मशीन, एक साथ क्वाड बोल्टिंग है, एक साथ बहुत सारा बोल्ट को डाल देते हैं, होल करता है और फिर ऑटोमेटिक लगता है। रूफ बोल्टिंग जो कंटिन्यूअस माइनर्स के साथ ही रहता है, रूफ बोल्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं भी फायर का प्रॉब्लम यदि है तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, साथ साथ ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस यदि लगे हुए होंगे। और ये अच्छा है, दोनों रख सकते हैं, दोनों रखा जाएगा। चौथा सब रेगुलेशन है सोडा एसिड और वाटर। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। सोडा एसिड वाला जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है या वाटर वाला जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, नॉट यूज इन ऑयल और इलेक्ट्रिक फायर। जहां तेल में आग लगी हुई है, जहां बिजली में आग लगी हुई है। अच्छा बताइए, बिजली में आग लगी है वहां पर वाटर हम इस्तेमाल करेंगे? वो तो जैसे वाटर से कंटिन्यूटी होगा बिजली लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, जहां तेल में आग लगी है वहां वाटर इस्तेमाल करेंगे? वाटर जैसे ही तेल में डालेंगे वो वाटर नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर है, आग लग रहा है, बुझेगा ही नहीं। तो सोडा एसिड और वाटर
इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हम इस्तेमाल करेंगे वायल और इलेक्ट्रिक में। ये प्रोहिबिटरी रेगुलेशन है, इसको याद रखिए। बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेकेंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में पूछे गए। इसमें बोला गया व्हाई नॉट यूज सोडा एसिड एंड वाटर इन इलेक्ट्रिक और वायल फायर। इसका रीजन देखिए, एक ही रेगुलेशन है लेकिन इसका रीजन पूछता है। फोम नॉट यूज इन इलेक्ट्रिक फायर, फोम भी वाटर के साथ मिलकर के बनता है। इलेक्ट्रिक फायर में यदि यूज करिएगा कंटिन्यूटी आपको हो जाएगा, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जल जाएगा। इसीलिए ये चौथा और पांचवा प्रोहिबिटरी है, मना करता है। इसके बाद बोलता है फायर एक्सटिंग्विशर, वैसे फायर एक्सटिंग्विशर या केमिकल गिव ऑफ पॉइजनस और नॉक्सियस गैस शैल नॉट बी यूज इन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड फायर में जैसे मान लीजिए सब स्टेशन में फायर लग गया, अंडरग्राउंड सब स्टेशन, वो तो क्लोज सर्किट है, बंद सर्किट है। कुछ वैसे फायर एक्सटिंग्विशर जिससे पॉइजनस गैस निकलते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 निकला या CO निकला, तो उस कन्फाइंड इन क्लोज सर्किट के एटमॉस्फेयर में ये हम ऐसे केमिकल देने वाला, पॉइजनस और नॉक्सियस केमिकल देने वाला, गैस देने निकलने वाला, यदि हम फायर फाइटिंग या फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज करते हैं तो क्या होगा अंडरग्राउंड में, उसका पूरा इन्वायरमेंट गड़बड़ा जाएगा, ह्यूमन बींग्स इफेक्ट हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। तो इसीलिए हम वैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो पॉइजनस और नॉक्सियस गैस निकलते हैं अंडरग्राउंड में नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये चौथा, पांचवा, छठा नहीं यूज करेंगे। क्या क्या ये सब रेगुलेशन कब आया है? जब फायर बुझाने वाले ऊपर में जो बहुत टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं यूज करते सकते हैं, ओपन एयर में कर सकते हैं, लेकिन उसको कन्फाइंड एयर क्लोज सर्किट में यदि हम करेंगे, अंडरग्राउंड में करेंगे तो एटमॉस्फेयर को ऐसा चौक कर देगा कि दम घुटू हो जाएगा, आदमी वहाँ मर जाएगा। तो ये सब मनाही हुआ इसके बाद, माने फायर बुझने के अलावा और दूसरा हैजार्ड हो गया, फायर बुझा नहीं, इसीलिए फोम नहीं यूज करेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, क्लियर। अब सातवां बताता है, ये सारी जो 6 सब रेगुलेशन तक आप पढ़ लिए कि फायर और फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने तरह के हो सकते हैं, ये आप पढ़ लिए। उसकी व्यवस्थाएं एक्चुएट होने का क्या है, ये आप पढ़ लिया। ऑटोमेशन भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। तो अब जो भी हो, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमको एक सही दिशा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। तो पर्याप्त मात्रा में हम रखते हैं, हर जगह बताया कहाँ कहाँ रखते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप का होगा, टाइप, स्टैंडर्ड और मेक, किस कंपनी का बना हुआ है, ये तीनों अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इन ए स्पेशल ऑर्डर, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। सब फायर एक्सटिंग्विशर हम सब पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस स्पेशल ऑर्डर से, बायलॉज से, सर्कुलर में ये दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि इस टाइप का, स्टैंडर्ड का और ये मेक का, किस मेक का यूज़ करना है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ऐसे करके टाइप्स है बहुत जो सर्कुलर में दिया हुआ है, तो उसको ही हम यूज कर सकते हैं। ये 7 स्पेल करता है, 7 सब रेगुलेशन। इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, ये इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट हो गया फायर एक्सटिंग्विशर या अदर व्यवस्था। तो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप, स्टैंडर्ड, मेक अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बाय स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग, और उसी टाइप का हम वहाँ पर यूज करेंगे। अब इसकी देखिए रख रखाव के लिए क्या 8वां सब रेगुलेशन बोल रहा है। 8वां सब रेगुलेशन बोला है कि CP कॉम्पिटेंट पर्सन, CP कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन
मंथली एग्जामिन करेगा। महीना में एक बार फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जामिनेशन होगा। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होंगे? जो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ सकेंगे, आग बुझाने का, उसकी व्यवस्थाओं को समझ सकें। फोरमैन, ओवरमैन, एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जिनको ऑथराइज किया जाएगा कि आप देखिए या इसको मेंटेनेंस करते हैं, वो से टेक्निकल पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन मंथली एग्जामिन, उसको एग्जामिन करेंगे। क्या चीज़ का? इक्विपमेंट का, उस फायर इक्विपमेंट का, कि उसका नोजल ठीक हो, उसका लीवर ठीक हो, उसका प्लंजर ठीक हो, एंड मटेरियल, उसमें जो मटेरियल है वो ठीक हो, डैम्प तो नहीं हो गया। हम पाउडर, ड्राई पाउडर टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैम्प तो नहीं हो गया। ड्राई पाउडर टाइप का जो कंप्रेस्ड एयर के साथ यूज होता है, वो ऐसा एक फायर एक्सटिंग्विशर है कि जो खदान में भी यूज कर सकते हैं, सरफेस में भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर में भी यूज कर सकते हैं, वाइल फायर में भी यूज कर सकते हैं। तो अब उसमें उसका कमी क्या है कि उसके जो ड्राई पाउडर है वो पाउडर डैम्प हो जाता है बहुत दिन के बाद, तो उसको मटेरियल को चेक करना पड़ेगा ना। इसके बाद अरेंजमेंट जो है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू वो ड्राई पाउडर नोजल निकलेगा, तो अरेंजमेंट सही होना चाहिए पकड़ने का या उससे निकलने का। वो व्यवस्थाएं चौक होगा तो नहीं निकलेगा, काम तो नहीं करेगा। या उसका जो अरेंजमेंट है कंप्रेस्ड एयर का, जो उसमें सिलेंडर छोटा रखा हुआ है बड़ा वाला सिलेंडर में, और जिसको प्लंजर जा करके कंप्रेस्ड एयर के तोड़ देता है, कंप्रेस्ड एयर को रिलीज कर देता है, जो काफ़ी फ्रेशर में एक सिलेंडर में बंद है। तो रिलीज करने से कंप्रेस्ड एयर उसके साथ ड्राई पाउडर उड़ाएगा। तो ये स्थिति अरेंजमेंट को भी देखना होगा कि अरेंजमेंट सही है कि नहीं। तो इसको मंथली चेक होगा और ये चीज़ देखा जाएगा। फायर फाइटिंग इंश्योर करेंगे प्रॉपर वर्किंग एंड मेंटेन। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर जो है ये हम अब प्रॉपर रूप से, या इसका फायर फाइटिंग अरेंजमेंट जो है हम इंश्योर करेंगे कि है कि नहीं। जैसे कोल डिपो में पाइपलाइन है कि नहीं है, पानी का व्यवस्था है कि नहीं है, पानी एक सर्टेन प्रेशर पर क्वांटिटी में है कि नहीं है, तो ये सारे, उसके लीडिंग हॉस है कि नहीं है, विभिन्न पॉइंट, वर्नेबल पॉइंट पर उसका टेप है, उसका कनेक्शन है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, या डंपर है या मशीन है उसमें। तो ये चेक करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन जहाँ भी हो मंथली चेक करेंगे। जो इस सारी चीज़ें हम आपको बताएं। 9वां पॉइंट्स, आइए चेक करेंगे, इंश्योर होंगे और उसको मेंटेनेंस भी करेंगे। यदि गड़बड़ हो गया तो फिर रिफिलिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारे फायर एक्सटिंग्विशर 3-3 महीना 1 महीना के बाद चेक होगा। यदि गड़बड़ है तो अलग किया जाएगा, सबको भेज दिया जाएगा रिफिलिंग के लिए, फिर उसको टेस्ट करके फिर उसका चेक करके आएगा, वेरीफाई करके। 9वां, रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शैल बी रिटेन इन रजिस्टर साइन डेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन्स। फायर फाइटिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जामिनेशन होगा, उसको एक रजिस्टर रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। उस रजिस्टर में लिखेंगे कि इतना नंबर फायर एक्सटिंग्विशर, उसको चेक करेंगे, साइन करेंगे, डेट देंगे कि हाँ कब चेक किया गया है। और उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में भी वो लेबल लगा हुआ रहेगा, काउंटर साइन रहेगा कि इसको चेक किया है। तो इस तरह से हम इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग कोल माइंस रेगुलेशन 139 को आपके साथ शेयर किया, जो माइनिंग ऑपरेशन के विभिन्न स्थितियों में जो फायर के प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़रूरी है। और इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। इससे खदान के अंदर यदि होएगा तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, स्टोन डस्ट एक्सप्लोजन, फायर डैम्प एक्सप्लोजन। तो इस स्थिति में ये रेगुलेशन आपसे शेयर किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस कोरोना काल और लॉकडाउन में आप लोगों को यूट्यूब चैनल माइनिंग विद्या के द्वारा आपसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा ये कंटिन्यू
जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, आपसे मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद।